नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर सड़क दुर्घटना में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि चालक और एक अन्य सवार घायल हैं। आपको बता दें कि बोलेरो वाहन ड्राइवर समेत 4 सवारियों को लेकर नंदानगर बाजार की ओर जा रहा था। तभी अचानक पेरी गांव के पास वाहन स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से सड़क से अनियंत्रित होकर वाहन गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक अन्य घायल की स्थिति गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नंदानगर के प्राथमिक इलाज के बाद हेलीपैड से एयर एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। देहरादून के ONGC स्टेडियम कोलागढ़ रोड पर देहरादून में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों और जनजाति गौरव दिवस की सभी को बधाइयां दी। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले इस जनजाति गौरव दिवस में मैं सभी को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव होना है। उपचुनाव की तैयारियों के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। राजधानी देहरादून में पुलिस मुख्यालय में ADG और राज्य पुलिस निर्वाचन नोडल अधिकारी AP अंशुमान की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई। इस बीच ADG AP अंशुमान ने कहा कि हमने जिले की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट का प्लान बना लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा को हमने 2 जोन और 27 सेक्टर्स में बांटा है, जिसमें 700 अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा और 3 CRPF और PAC की कंपनियों को लगाया जाएगा। जैसा कि आप अवगत हैं, केदारनाथ निर्वाचन जो है 20 तारीख को, आगामी 20 नवंबर को होना प्रस्तावित है और 23 को मतगणना होगी। तो उस संबंध में पुलिस विभाग की तरफ से जो तैयारियां करनी होती हैं वो हमने पूर्ण कर ली हैं और इस संबंध में हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया था अभी जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य जितने भी हमारे संबंधित पुलिस अधिकारीगण हैं उनके साथ। इसमें हम जो जिले का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान बनता है उसको हमने फाइनलाइज कर लिया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र को हमने 2 जोन और 27 सेक्टर्स में बांटा है। करीब 700 के आसपास अधिकारी कर्मचारी इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे निर्वाचन ड्यूटी में और उसके अलावे हम करीब 3 CAPF की कंपनियां और 1 PAC की कंपनियों को भी यूज़ करेंगे। साथ में जिला पुलिस अधीक्षक को यह निर्देशित कर दिया गया है कि कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, जो गश्त एवं पेट्रोलिंग है, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी सुरक्षा, ऑब्जर्वर्स की सुरक्षा, इन सब के बारे में जो भी निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। और साथ में जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं जिसमें एक वेपन डिपोजिशन की कार्रवाई होती है उसको भी हमने पूर्ण करने के लिए आदेशित कर दिया है। केदारनाथ विधानसभा में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। जहां बीते दिन गैरसैंण में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक करी और सख्त भू कानून जल्द ही लागू करने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने इसे अब चुनाव से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने
कहा है कि ऐसे समय जब केदारनाथ उपचुनाव नजदीक है तब बैठक को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के नजदीक क्षेत्र में कराना और उसको भू कानून की बैठक करार देना यह संकेत देता है कि भाजपा अपनी हार से डरी हुई है। देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी को ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे संविधान में जो व्यवस्था है वो ये व्यवस्था है कि किसी भी क्षेत्र में जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव की जो आचार संहिता है या जो उपचुनाव का विषय है वो सिर्फ उसी विधानसभा के अंतर्गत होता है जिसमें चुनाव हो रहा है। भराड़ीसैंण में तो चुनाव हो नहीं रहा है। आप भराड़ीसैंण में करो या देहरादून में करो, आज के जमाने में उनको तो ये समझ आना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है। आप देहरादून में भी करोगे तो भी बात जाएगी, आप भराड़ीसैंण में करोगे तो भी बात जाएगी, बात कोई छुपने वाली तो है नहीं। अब ये किस तरह का आरोप है? इस आरोप में क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह जब हम लोगों ने सख्त नकल विरोधी कानून हम लोग उत्तराखंड में लाए थे तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। विरोध क्यों कर रही थी? वो कह रही थी सीबीआई जांच कराई जाए, ये कराई जाए, वो कराई जाए। उसके पीछे का उनका उद्देश्य था कि इस प्रदेश के बेरोजगार बच्चों को रोजगार न दिया जाए, उनको रोजगार से वंचित रखा जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए। ये उद्देश्य था उस समय। पता नहीं आपको क्यों घबराहट नजर नहीं आ रही, मुझे तो बहुत घबराहट नजर आ रही। आज तक के इतिहास में देखा गया किसी एक मंत्री की ड्यूटी लगती थी, लेकिन 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाना सेक्टर्स पे, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है। जो कल भराड़ीसैंण की बैठक है, क्या उससे आपको घबराहट नहीं दिखाई देती? लगे हुए क्षेत्र में आपको भू कानून के लिए बैठक क्यों बुलानी पड़ी? आपने देहरादून क्यों नहीं बुलाई? उस बैठक में क्या पूरे उत्तराखंड के अधिकारी मौजूद थे, जिला अधिकारी? तो वो केवल आसपास के कुछ अधिकारियों को बुलाकर ये बैठक लिए जाना, उसको भू कानून की बैठक कहना, वो भी तब जब मैंने 3 दिन पहले प्रेस में बता दिया था कि भराड़ीसैंण में एक ऐसी बैठक होने जा रही है, तो उसको एजेंडा बाहर निकलता है कि साहब ये भू कानून को लेकर बैठक। अगर भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री बैठक ले रहे थे तो उसमें कैबिनेट होनी चाहिए थी। कैबिनेट नहीं थी तो पूरे प्रदेश के जिला अधिकारी इत्यादि लोग उसमें बुलाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये मंगलौर को रिपीट करने की कोशिश है और ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और मुख्यमंत्री की घबराहट को दर्शाता है। गैरसैंण भराड़ीसैंण में भू कानून पर हुई बैठक के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस बैठक को राजनीतिक स्टंट बताते हुए सवाल खड़े किए हैं, जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे विकास विरोधी मानसिकता करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना कैबिनेट के बैठक बुलाना और जिला अधिकारियों को नजरअंदाज करना जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने इसे गैर जरूरी और नियमों के खिलाफ बताया। देखिए, करण माहरा जी का इतना ज़्यादा इस चीज़ों को लेकर व्याकुल होना बिल्कुल जायज़ है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ें उत्तराखंड में देखने के उसमें न कभी उन्होंने देखी, न वो कभी देखना चाहे हैं अपने सरकार के दौरान भी। सोचने वाली बात है, अब तक के उत्तराखंड के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री बिना सत्र के वहां पर एक रात नहीं बिता कर आया है भराड़ीसैंण में, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहां एक रात बिताई है बिना किसी सत्र के और लोगों से बातचीत करी है, मॉर्निंग वॉक के दौरान वहां के कार्यों का जायजा लिया है। तो ये सारी चीजें करण माहरा को पच नहीं रही हैं, तब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और क्यों? या जब कोई वहां पे राजधानी बनाने की बात होती है तब ये कहते हैं कि भाजपा उसको राजधानी बनाने नहीं देना चाहती है, और जब वहां पर भराड़ीसैंण में रहकर लोगों से बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो भी इनके पेट में दर्द है। तो मैं करण माहरा जी से ये कहना चाहूंगी कि करण माहरा जी अपने दिमाग का इलाज कराइए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने अपने पोलिंग बूथ ब्राह्मण थाला से संगठन महापर्व के तहत संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुभारंभ की है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह राणा तथा शक्ति केंद्र सहयोगी विजयपाल सिंह रावत की उपस्थिति में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर अमरीश प्रसाद थपलियाल को चुना गया। मंत्री पद पर
देव थपलियाल सहित 12 सदस्यीय कमेटी का चुनाव किया गया। संगठन महापर्व के तहत राज्य के सभी बूथों में संगठन इकाई का गठन किया जा रहा है। इसी क्रम में भट्ट ने आज अपने पैतृक गांव और बूथ ब्राह्मण थाला से इसका शुभारंभ किया। संगठन पर्व का तृतीय चरण प्रारंभ हो चुका है। आज से बूथ के चुनाव संगठन के प्रारंभ हो गए हैं। मैंने आज अपने बूथ से इसको प्रारंभ किया है। 20 तारीख तक सभी बूथों पर संगठन के चुनाव होंगे और 22 तारीख को दिल्ली के अंदर पुनः संगठन पर्व की बैठक होने वाली है, जिसमें मंडल अध्यक्ष का चुनाव, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव और फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत रूप से तिथि घोषित होगी। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यथातिथि उत्तराखंड संगठन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर गंगा आरती परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित के साथ पहुंची। अंजलि तेंदुलकर के साथ उनकी पारिवारिक मित्र तेजल दीगे भी पहुंची। तेंदुलकर परिवार पहले भी कई बार मंसूरी में लंबे समय तक रुकता रहा है। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि अंजलि तेंदुलकर उत्तराखंड की खूबसूरती एवं शांति के लिए बहुत उनके मन में आकर्षण है। देश के शानदार बल्लेबाज और मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर की धर्मपत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर आज यहाँ पहुँची हैं। उनको हरिद्वार गंगा आरती में शामिल होना था, लेकिन फ्लाइट लेट हो जाने के कारण ऋषिकेश 82 में उनका ताज होटल में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था, इसलिए ऋषिकेश परमार्थ निकेतन आरती में वो शामिल हुई। और अंजलि तेंदुलकर पहले भी इस हरिद्वार और उत्तराखंड की विभिन्न जगहों पर आ चुकी हैं और उत्तराखंड के अंदर उन्होंने जैसा मेरे को बताया कि उनकी जो यहाँ की आध्यात्मिकता है, यहाँ की सकारात्मकता है, यहाँ की जो योग की जो एक प्रकार की ऊर्जा है और यहाँ की खूबसूरती और शांति है, वो उनको बार बार आकर्षित करती है। और उन्होंने इसीलिए यहाँ अब इस बार भी कार्यक्रम बनाया है और अभी वो 2-3 दिन उत्तराखंड में ही रुकने वाली हैं और निश्चित ही आरती का उनका एक्सपीरियंस। खबर उत्तराखंड के मंसूरी से है, जहां उत्तराखंड में एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मंसूरी में मंसूरी झड़ी पानी कोलू खेत शॉर्टकट मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोग सवार थे। एक युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मंसूरी पुलिस एसआई ओमवीर के नेतृत्व में 108 एम्बुलेंस और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को खाई से निकाला और पुलिस कार द्वारा कार से देहरादून हाईवे भेजा। एक यूके नंबर की जो देहरादून की गाड़ी थी इसमें 3 लोग सवार थे। इसमें 2 युवक और एक युवती थी। वो ऊपर से आ रहे थे और जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और वो गाड़ी जो है एक रोड से दूसरी रोड पर टकराकर फिर खाई में जा गिरी। तो वहाँ पर स्थानीय लोग थे जिन्होंने उनको बाहर निकाला और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आ गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कि पाँव में फ्रैक्चर हुआ है और 2 को थोड़ा मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों द्वारा उन सबको खाई से निकाला गया और उसके बाद जो पुलिस एसआई वहाँ पर ओमवीर जी थे, उन्होंने अपनी गाड़ी से उन घायलों को पहले नीचे तक ले गए, मुख्य मार्ग तक, और उसके बाद उन्हें देहरादून के लिए रेफ़र किया गया। तब तक हमने एम्बुलेंस को फ़ोन करा था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई थी। खबर उत्तराखंड के उधमपुर से है, जहां पर ओमेक्स कॉलोनी में मारपीट और अपहरण के प्रयास में फरार चल रहे आरोपी तोहित वेग के ठिकानों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस टीम को तोहित को गिरफ्तार तो नहीं कर सकी। जानकारी के अनुसार बीते दिनों रुद्रपुर की ओमेक्स कॉलोनी में ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्र को रोककर कार सवार के द्वारा कार में डालकर अपहरण का प्रयास किया गया था। वहीं रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कात्याल के द्वारा बताया गया कि अपहरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 4 टीमों को लगाया गया। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर ऊधमनगर सिंह से है, जहां पर पुलिस नौकरी
पुलिस में ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे आगे की कार्रवाई की गई जानकारी के अनुसार 12 नवंबर को जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मुरादाबाद रोड स्थित एसएसपी कार्यालय में प्रत्येक बुधवार को बैठक और जन समस्याएं सुनी थी, जिसमें एक महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि एक व्यक्ति परमानेंट जॉब दिलाने के नाम पर युवती और उसकी सहेली से करीब 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि मामले में जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, जिस पर एसपी काशीपुर ने एसओजी और पुलिस टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।